नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, अगर आपको यह अंदाजा लगाना है कि पश्चिम बंगाल में जो आने वाले चरण हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह के होने वाले हैं, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूच बिहार में आज हुई रैली की यह तस्वीर देखनी होगी। फुल स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, 30% जमीन जो है या ग्राउंड भरा हुआ है और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कर रहे हैं और जनता जो है वो चलते हुए वापस जा रही है। यानी कि जो भीड़ बसों में लाई गई या किसी प्रलोभन के साथ उन्हें इस मैदान पर लाया गया, वो भी नहीं रुकना चाहते। और आप इन तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं किस तरह से भीड़ जो है वो छोड़कर जा रही है। और इसी को तृणमूल कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर, बीजेपी इज डाउन एंड आउट, भारतीय जनता पार्टी खत्म। एक ऐसे दिन जब भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर हिंसा कर रही है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लॉप शो पर निगाह डालिए। जनता छोड़ रही है एक ऐसे वक्त जब प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को ना कर दिया है। यह कोई और नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस कह रही है। दोस्तों, आज का दिन जो है वो बहुत विचित्र रहा। एक वीडियो अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत ही भयानक नजारा है दोस्तों। अगर ये पकड़ी जाती तो मैं नहीं जानता इनका क्या हश्र होता। आपके स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखिए, किस तरह से सुजाता मंडल को जो है भागना पड़ रहा है और उनके पीछे डंडे लिए ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीआरपीएफ वहां क्या कर रही थी, चुनाव आयोग वहां क्या कर रहे थे, और आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने उग्र क्यों थे। इन सवालों का किसी को जवाब देना होगा। सुजाता मंडल ने क्या कहा, क्योंकि यह दावा कर रही थी कि उनके सिर पर चोट लगी है। उन्होंने क्या कहा पत्रकारों से, आइए सुनते हैं। দাদা বয়কট করা, দাদা বয়কট করা, দাদা এখানকার পুলিশ পুরোপুরি দাদা বিজেপির ভোট পাচ্ছে দাদা। আমার ফোনটা পেয়ে দাদা আমাকে প্রচন্ড মেরেছে, প্রচন্ড মেরেছে। আমি মিডিয়া আছে কিন্তু সবাই এলো পাথারি। আমি গেছিলাম ভোট করাতে, আমাকে বলছে, আমাকে যাচ্ছে তাই অশ্রাব্য গালিগালাজ বলছে, একে মেরে দে, একে মেরে দিলে পুরো ভোট আমাদের হয়ে যাবে। और कुछ किलोमीटर दूर कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि इस वक्त बंगाल में बीजेपी की ऐसी लहर है कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जो हैं वो दौड़ते फिरेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। बंगाल में बीजेपी की ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या यह है बीजेपी की लहर जिसमें आपके कार्यकर्ता इस तरह से एक पार्टी की महिला प्रत्याशी पर इस कदर हमला करेंगे? यह अपने आप में बहुत कुछ कह रही है दोस्तों। और सबसे बड़ा प्रश्न जो उठा रही है वो चुनाव आयोग पर। असम में जैसे कि आप जानते हैं क्या हुआ था, कृष्णेंदु पॉल जो कि एक बीजेपी नेता थे, उनकी गाड़ी में ईवीएम्स मिले। क्यों? क्योंकि ईवीएम्स ले जाती जो गाड़ी थी वो खराब हो गई और इत्तेफाकन जो गाड़ी वहां से गुजर रही थी वो बीजेपी की नेता की थी। कितना बड़ा इत्तेफाक है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, इस खबर को देखिए। इस खबर के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर, चुनाव आयोग ने तृणमूल नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट मिलने की घटना पर सफाई दी। बताया कि सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर चले गए। यह आयोग के निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। दोस्तों, यह हाल है चुनाव आयोग का। खुलेआम ईवीएम्स को लेकर इतना गड़बड़ झाला चल रहा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं। इस तरह से बीजेपी के नेताओं के गाड़ियों में पाई जा रही है। और यहां पर देखिए, एक चुनाव आयोग का अधिकारी तृणमूल कांग्रेस नेता के घर में चला गया। यह अपने आप में बहुत कुछ बतला रहा है और दोस्तों इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक और खबर दोस्तों आपके स्क्रीन पर, यह है असम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर थे सिर्फ 90 मतदाता, लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 171। चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड। 90 वोट्स, 171 वोट्स पड़ रहे हैं। और यह हो रहा है असम में।
क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर तो इन्होंने ममता बनर्जी के हाथ पांव एक तरह से बांध दिए हैं। क्यों? क्योंकि अब वहां के जो सुरक्षा प्रमुख हैं उन्हें बदल दिया गया कुछ दिनों पहले, आपको याद है। और कुछ ही दिनों बाद आपको याद है कि ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि उन पर हमला किया गया, जिसके चलते आज उनके पांव में जो है प्लास्टर बंधा हुआ है। और अब यह खबर आपके सामने असम के अंदर, तो ये इतने ढेरों मुद्दे सामने उभर कर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग को यह नहीं समझ आ रहा कि भाई हम किस बगल झांकें, हम कहां देखें। और सवाल सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो हमारे अर्धसैनिक बल जो वहां तैनात हैं उनको लेकर भी शिकायत कर रही है। मसलन ममता बनर्जी का यह ट्वीट आपके स्क्रीन पर, जिसमें वो ये शिकायत कर रही हैं कि हम लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं मगर चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि वहां जो अर्धसैनिक बल तैनात हैं वो हमारे वोटर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें, कि वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। और इसके लिए उन्होंने जो एक न्यूज चैनल है उसका यह छोटा सा क्लिप भी पेश किया है, जिसे मैं चाहता हूं आप सुनें। গন্ডগোল নেই, কেউ কোনো এখানে কোনো পক্ষী না দিচ্ছে, কোনো রকম গন্ডগোল করছে না, ভোট সঠিক এজেন্ট এসেছে এখানে, এজেন্ট আছে খুব সুস্থভাবে ঘটেছে, বাট ও যে মিলিটারি ফোর্স वाला ও লোক মারছে, শুধুই মারছে ছেলেকে, শুধুই বলছে তাকে তুমি বিজেপিতে ভোট দাও। तो इन तमाम सवालात के जवाब न सिर्फ सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों को देने पड़ेंगे, चुनाव आयोग को देने पड़ेंगे, खासकर चुनाव आयोग को, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो पूरा चुनाव है उन्हीं के अंतर्गत हो रहा है, सुरक्षा पूरी तरह से उनके अंतर्गत है। और जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तो इससे क्या होता है कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आज कूच बिहार में प्रधानमंत्री की रैली थी, मैंने आपको बताया, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई, जैसा कि टीएमसी भी दावा कर रही है। अब इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर उसी अजीब और गरीब अंदाज में ममता बनर्जी के बारे में कहा, ओ दीदी दीदी। मगर इस पूरे बयान में आप 2 या 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले, जिस चीज की शिकायत तृणमूल कांग्रेस ने की थी कि प्रधानमंत्री बहुत ही असभ्य तरीके से ममता बनर्जी को संबोधित कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ने जारी रखा। दूसरी बात, आम जनता को तो ये लोग लगातार ये पाठ दे रहे हैं कि कोरोना को लेकर आप सतर्कता बरतिए। आप देखिए, जबकि कूच बिहार का मैदान खाली था, ये चाहते तो जनता को पीछे ढकेल सकते थे, उनके बीच में दूरी बनाए रख सकते थे, मगर आप देखिएगा दोस्तों, 2 मिनट की एक क्लिप है, इसके अंदर प्रधानमंत्री का बयान भी सुनिए और जो भीड़ सामने इकट्ठी है आप खुद देखिए, क्या इनमें किसी तरह की फिजिकल डिस्टेंसिंग है? क्या इनमें किसी तरह की दूरी है? क्या यहां पर कोरोना का एक टाइम बॉम्ब नहीं फटेगा? आप खुद देखिए दोस्तों। जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा दोस्तों। आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो आप प्यार दे रहे हैं ना, आप जो प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। और जैसा कि
इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने लगातार कोशिश की कि जय श्री राम के नारे के ऊपर ममता को घेरें, किसी तरह से सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का मुद्दा उठाएं, मुस्लिम तुष्टीकरण का उन पर आरोप लगाएं। आज फिर उन्होंने मुस्लिम वोट वाला मुद्दा उठा दिया, यानी कि प्रधानमंत्री भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये चुनाव जो हैं उनमें ध्रुवीकरण पैदा हो जाए। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आप सुनिए। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। दोस्तों, आपको समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई साइकोलॉजिकल गेम, यानी कि दिमागी गेम जो है, उनसे बेहतर कोई नहीं खेलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार की अपनी सभा में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मैं आ रहा था तो लोग हाथ में हाथ खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यह कहा कि पिछले 2 चरण में 80% से ज्यादा वोट पड़े। यह बतला रहा है कि ममता बनर्जी की विदाई हो रही है। अब इसमें 2 विरोधाभास हैं। सबसे पहले, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 80% वोटिंग हुई, तो प्रधानमंत्री को मैं यह बतलाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है, हमेशा यहां ज्यादा वोटिंग होती रही है। 2006 में भी ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो कहने का अर्थ यह है, यानी कि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, वही 78-80% के आसपास वोटिंग होती रही है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनता को क्या बतला रहे हैं कि अगर 80% वोटिंग हो रही है और यह पहली बार हो रही है, यानी कि पहली बात तो गलत बयानी, सब्जबाग दिखाना अपने समर्थकों को, और दूसरी तरफ यहां पर एक धारणा पैदा करना। और यही नहीं, जब दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए थे। अभी अभी मैंने आपको बयान सुनाया जिसमें वो कह रहे थे कि जो प्यार मुझे आपने दिखाया, उसका परिणाम मैं आपको दिखाऊंगा इस इलाके का विकास करके। अरे, बिहार की जनता भी इंतजार कर रही है मोदी जी, भूल गए आप? और उत्तर प्रदेश, क्या कहा था आपने? उत्तर प्रदेश में तो रामराज्य की बात की थी ना। उत्तर प्रदेश में रोज आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है। आज ही के दिन, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारत समाचार की इस खबर के मुताबिक अपराधी एक बस के अंदर घुसे और लूटपाट मचाई। अरे, ऐसा तो 80 के दशक में होता था या फिल्मों में हुआ करता था। और आप जानते हैं, यह वो राज्य है। और एक और खबर देखिए, एनडी तिवारी नाम के एक पत्रकार को गोलियों से भून डाला गया। रोज ऐसी ऐसी मिसाल आ रही हैं और आप जनता को यह सब्जबाग दिखा रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए और आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं इस इलाके का विकास करूंगा। बिहार के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी आपने कि इतने करोड़ रुपए दूं, उतने करोड़ रुपए दूं। क्या हुआ आज बताइए ना। यह भूल जाइए, देश की जनता को क्या वादे किए थे। 2 करोड़ नौकरी की बात। आज की तारीख में जहां तक हम बात करें बेरोजगारी की, तो भारत में बद से बदतर हालात हो रहे हैं। एसएससी के जो अभ्यर्थी हैं, लगातार उनके मैसेजेस आते हैं दोस्तों मेरे मोबाइल पर। आज भी मेरे पास कम से कम 5 अभ्यर्थियों के संदेश आए कि सर हम क्या करें, एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, जो मेडिकली फिट हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जबरदस्त घोटाला है, भ्रष्टाचार है, हम क्या करें। तो केंद्र के तौर पर प्रधानमंत्री जो कर सकते हैं वो तो हो नहीं रहा है, और सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं किसे? पश्चिम बंगाल की जनता को। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और पश्चिम बंगाल में उसका मुकाबला एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो खुद कम ड्रामा नहीं करती है। और पिछले 10 सालों में अगर आप उनके शासन पर निगाह डालें तो एक नकारात्मक पहलू रहा है तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडाई कार्यकर्ता हैं, उनका मुकाबला कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है। अब मैं आपको बताता हूं, कल आपको याद है वो ऐतिहासिक वीडियो जिसमें एएनआई के कैमरामैन को योगी आदित्यनाथ ने क्या करते हैं? अब उसे मुद्दा कोई और नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस बना रहा है। कैसे? महुआ मोइत्रा जो उनकी सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा?
अजय बिष्ट, गुड्डू जी, गो वॉश योर माउथ आउट विथ सोप नाउ। वो क्या कह रही हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि अपना मुंह साबुन से धोइए। योगी सीएम अब्यूजिंग फिल्दीली इन मिड्स ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉट ऑन लाइव टेलीकास्ट, क्लिप नॉट एडिटेड, ANI बुलीड इनटू रिट्रैक्टिंग। यही नहीं दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने एक और मुद्दा उठाया है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि आज ये खबर सामने उभर कर आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रासुका के अंतर्गत 120 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनमें से 120 में से 94 को धराशायी कर दिया, 94 केसेस को हटा दिया। महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर? बंगाल खबरदार, रासुका भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में जो कि बीजेपी के अंतर्गत है, वहां पर इन्होंने 120 केसेस लगाए थे रासुका के, उनमें से 94 खारिज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा जो हैं बंगाल की जनता को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बंगाल की सत्ता बीजेपी के हाथ में गई तो इसी तरह से छद्म राष्ट्रवाद से लेकर रासुका का बेजा इस्तेमाल किया जाएगा। तो मुकाबला तो बहुत सही कर रही है, मगर यह भी सच है दोस्तों कि पहले 2 चरण के मतदान में कई लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, सुपड़ा साफ नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, आज जो मैं सुन रहा हूं दोस्तों, आज तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। यानी कि तीसरे चरण के मतदान में दीदी ने जबरदस्त वापसी की है, यह कहा जा सकता है। और यह मेरा जो आधार है वो इस आधार पर है, जो तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त जमीन पर हैं वो इस तरह का फीडबैक दे रहे हैं। हालांकि 2 मई को क्या नतीजे आते हैं उस सब का हमें इंतजार करना ही होगा। बेबाक में बस इतना ही। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।